इसको यूज मत करो, इसको यूज करोगे तो कनेक्टेड तो लग रहा है, नहीं आज क्या हो रहा है इसमें। I'm sorry for this inconvenience. I don't know what's happening today. मैं शुरुआत करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था कि कबीर और तुलसीदास, जब दो हिंदी के दो बड़े कवि की बात हम जब देखते हैं, स्त्री के बारे में उनका क्या विचार है, वो हमें एक ही धरातल पर खड़े नजर आते हैं दोनों। जी सर, नेट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि कुछ है शायद आज। तो वहीं से मैं कनेक्ट करना चाह रही थी कि जो पुरुषवादी मानसिकता है समाज में, या पूरे विश्व में ही कह लीजिए, कि पुरुषवादी मानसिकता जिस तरह से स्त्रियों को एक खास घर तक सीमित करने या एक खास विचारधारा में सीमित कर देने को, एक जो उनकी सोच है, वो आपको कहीं ना कहीं कहने को प्रगतिशील में भी वो चीज़ मिल जाती है। तो प्रगतिशीलता में भी इस अगर जिसको हम बड़े प्रगतिशील कहते हैं, उनके यहाँ भी स्त्रियों को लेके जो बातचीत होती है वो प्रगतिशीलता वाली उनके नज़रों में उस तरह से नहीं होती है। तो दलित स्त्री की बात जब मैं करूँगी तो उसमें डॉक्टर धर्मवीर के बिना तो बात हो ही नहीं सकती जब भी आप दलित स्त्री की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे दलित साहित्य पे ही काफ़ी काम किया है डॉक्टर धर्मवीर ने। तो आप देखिए, डॉक्टर धर्मवीर का खुद जो कि दलित साहित्य के इतने बड़े पैरोकार हैं, उनका अपनी ही, अगर हम इस तरह से बांटते हैं कि ये सवर्णवादी साहित्यकार हैं या ये दलित साहित्यकार हैं या ये ओबीसी साहित्यकार हैं, हालांकि मेरी अपनी कोई ऐसी संकल्पना नहीं है कि हम साहित्य को, समाज को या समाजशास्त्र, इतिहास को इस तरह से बांट के देखें या इस तरह से उसको इस खांचे में बांट दें कि अगर कोई दलित है या कोई दलित स्त्री है तो वही उसकी आलोचना कर सकता है, या अगर कोई फिर तो उस तरह वाली बात हो जाएगी ना कि कोई सवर्ण है, जैसे तुलसीदास सवर्ण के कवि हैं या उन्होंने तो इस तरह से लिखा भी है, ढोल गवार शूद्र का सुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, तो कोई शूद्र इसको पढ़ेगा भी नहीं। तो फिर या फिर वेद को, जो कान में वेद के मंत्र कहे जाते थे, जिसको लेके कि प्रतिरोध की इतनी बड़ी एक मशाल लोगों ने बुलंद के जलाई कि वेद पुराण और इस तरह संस्कृत को लेके कि आप हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, एक पूरा का पूरा एक वर्ग को पढ़ने से वंचित रखा गया था। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आप दलित के नाम पे या स्त्री के नाम पे अगर उसको समाज के एक खास समुदाय को या एक खास वर्ग को ही इस तरह से उसको एक बाउंड्री बना देंगे उसके चारों तरफ की, वही उसकी आलोचना कर सकता है और कोई उसके बारे में नहीं लिख सकता, नहीं पढ़ सकता है लेकिन आलोचना नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि साहित्य को हमेशा खुला रहना चाहिए, उसको किसी भी एक धारा से बांध के नहीं देखा जा सकता। तो वहीं पे मैं बात करूंगी डॉक्टर धर्मवीर की, जिन्होंने बहुत सारी आलोचना उनकी आई है और दलित चिंतक कहलाते हैं। कबीर पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन खासकर दलित पे जो उन्होंने काम किया और दलित स्त्री पे, वो देखना अपने आप में मज़ेदार है।
मज़ेदार शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक IAS अधिकारी, वो चेतनशील अधिकारी और इतना पढ़े लिखे, है ना, और उनके अनुसार खुद ही जब अनिता भारती उनकी आलोचना करती हैं जार मातृसत्ता, पितृसत्ता और जार सत्ता पे, जो उन्होंने दलित स्त्रियों के बारे में लिखा है, तो वो खुद कहते हैं कि उन्हें तो खुद पता ही नहीं है कि अरे मैंने तो 27 पुस्तकें लिखी हैं। तो वाकई में हम लोग जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ते रहे हैं, लेकिन एक दलित चिंतक जब अपनी ही स्त्रियों के बारे में लिखते हैं तो वो किस तरह से उसका माखौल उड़ाते हैं, है ना। वो अनिता भारती को के बारे में कहें या फिर कौशल्या वैश्यंत्री के दोहरा अभिशाप, या जितनी भी दलित आत्मकथाएँ आई या दलित स्त्रियां हैं जो लिख रही हैं या जो घर में भी हैं, उनको लेके जो उनकी मानसिकता है वो सवर्ण पुरुष वाली मानसिकता से बहुत अलग नहीं है। दोनों को आप अगर एकदम अंदर जाके आप देखेंगे जो वो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों की मानसिकता कहीं ना कहीं मिलती नज़र आएगी। तो यहीं पे डॉक्टर बजरंग तिवारी जब बात करते हैं दलित आलोचक के रूप में, वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो लेकिन दलित एक धारा जो है वो उनका मानना है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दलित स्त्रियां, लेकिन दलित जो पुरुष हैं खासकर, उनका मानना है कि बजरंग बिहारी तिवारी को दलित साहित्य की आलोचना नहीं करना चाहिए, या दलित अगर हमारे अंदर कुछ खामियां भी हैं तो उसके बारे में उनको लिखने का अधिकार नहीं है। सिर्फ हम ही लिख सकते हैं, सिर्फ हम ही उसके बारे में अपने लोगों के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो जो डॉक्टर धर्मवीर कह रहे हैं वो तो हमारे ही समाज के लोग हैं, वो तो दलित ही हैं, तो वो उनकी मानसिकता आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बात आई कि दलित स्त्री को आखिर क्या कारण था कि दलित स्त्री को अपने तरीके से लिखना पड़ा या उनको एक मोर्चा संभालना पड़ा समाज में आके, क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि दलित साहित्य में या दलित जो पुरुष साहित्यकार हैं उनको वो स्थान नहीं दे रहे हैं, उनका माखौल उड़ा रहे हैं। और सवर्णों से तो कल्पना करना ही बेकार है, हाँ, वो तो खैर देंगे ही नहीं जब वो अपनी स्त्री को जगह नहीं देते। अपनी स्त्री का लिखा हुआ उनको पूरा लगता है। शुरुआत में तो खैर ऐसा ही लगा कि लिख रही है, हाँ, प्रेम प्रेम और इस तरह की विषय पे तो वो लिखती हैं, लेकिन आलोचना उनके वश की बात नहीं है, आलोचना नहीं कर सकती, चीज़ों को समझ नहीं सकती हैं। हाँ, प्रेम प्रेम वाली कविताएं बहुत लिख लेंगी। तो जब वो जो पुरुषवादी मानसिकता है, जब वो अपनी स्त्री को ही स्थान नहीं दे रहे हैं, तो दलित स्त्री की तो बात करने पे मानी है, जिसको कि दलित स्त्री जो उनके दिमाग में हमेशा एक भोग्या के रूप में रहती है ना। ये भी चीज़ गौरतलब है कि सवर्णों के दिमाग में, खुद डॉक्टर धर्मवीर भी कहते हैं कि सवर्णों के दिमाग में हमारी जो स्त्रियां हैं एक भोग्या की तरह रहती हैं बनी हुई। तो यहाँ इसलिए जो सवर्ण पुरुष हैं उनको ये करना चाहिए कि अपनी स्त्री को बंद करके रखें, है ना, चारदीवारी में बंद करके रखें, और ताकि वो सवर्ण पुरुषों से प्रेम ना करे, सवर्ण पुरुषों से शादी ना करे, तो ये जो आवाजाही है वो बंद हो। तो फिर जो खाप वाला हरियाणा में जो खाप पंचायतें करती हैं, और बिहार में भी या हिंदी पट्टी में जो मानसिकता है स्त्रियों को लेके, और डॉक्टर धर्मवीर की मानसिकता में कितना अंतर आपको लगेगा, है ना। दोनों करीब करीब, तो मुझे लगता है कि दोनों की मानसिकता एक ही धरातल पे है। आप भी अपनी स्त्री को बंद करके रखना चाह रहे हैं, आप अपनी स्त्री को जो आत्मकथा लिख रही हैं, आप ये सोचिए कि जो स्त्री कभी कलम नहीं पकड़ती थी, जिसको कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, आप दलित स्त्री की तमाम आत्मकथाएं पढ़ लीजिए, उसमें देखिए कि उनका दुख दर्द क्या है, आप क्या उससे डिमांड करते हैं।
एक स्त्री जिसको कि कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, वो देखती है कि उसका भाई स्कूल जा रहा है, अंग्रेज़ी स्कूल, क्योंकि दलित में भी ये मानसिकता घर कर गई थी कि अपने बच्चे को, और ज़रूरी भी है, ये चीज़ ज़रूरी है, वहाँ पे मैं उनकी आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो दलित आत्मकथा में जिस तरह की चीज़ आई हैं कि जब वो अपने भाइयों को देखती हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं पर अंग्रेज़ी स्कूल, तो उनको भी बड़ा मन करता था कि वो भी अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ती हैं। तो जो स्त्री है या अगर पुरुष भी आत्मकथा लिख रहे हैं, सबसे पहले तो वो घर में उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो उनके दिमाग में आएगा ही। और वही चीज़ें जब वो आत्मकथा क्या है, उसको बना के तो आप लिख भी नहीं सकते हैं। जिस चीज़ से वो स्ट्रगल कर रही हैं, उसी चीज़ को तो वो लिखेंगे। एक दलित कथा पे एक आलोचक हैं रजत रानी मीनू, तो उनका ये कहना है कि जो दलित स्त्रियां हैं वो जो लिख रही हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों में क्यों उलझी हुई रहती हैं। मतलब उनको सवर्ण पुरुषों ने उनके साथ ज़बरदस्ती किया या उनके साथ रेप किया और इसी सब तरह की चीज़ें, और इससे आगे बढ़ नहीं सकती। तो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। दो पुरुष का पहले मैंने कहा, अब दो स्त्री के बरक्स चीज़ें आप देखिए। एक सवर्ण स्त्री है, एक दलित स्त्री है, चाहे वो कौशल्या बैसंत्री को ले लीजिए, अनीता भारती को ले लीजिए, या तमाम जो आलोचक भी हैं और जो आत्मकथा या कहानियाँ भी लिख रही हैं उन लोगों को। तो दोनों के संकल्पना में ही अंतर है, दोनों की परवरिश में ही अंतर है, दोनों की सोच में ही अंतर है, और दोनों की शुरुआत में ही अंतर है। सवर्ण स्त्री जिस चीज़ को सोच भी नहीं सकती, एक दलित स्त्री उस चीज़ से गुजरती है। आप हो सकता है कि ये जो बलात्कार वाली चीज़ें हैं या ये जो शोषण वाली चीज़ें हैं, या खेत पे कोई गया तो एक पुरुष किस तरह से उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, जो खेत पे कभी गई ही नहीं, वो इस चीज़ को कैसे समझ सकती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है ना। आप अभी ऑफिस में मी टू वाली संकल्पना अभी ला रहे हैं कि ऑफिस में हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। ऑफिस तक दलित स्त्री पहुंचेगी तब ना वो मी टू वाली बात लिखेगी। पहले तो वो खेत में जाती थी, खलियान में जाती थी, क्योंकि वहाँ पुरुष और स्त्री दोनों काम कर रहे हैं, दोनों निकल रहे हैं बाहर, तो उनका शोषण तो वहीं होगा, उनका शोषण खेत में ही होगा ना। उसका शोषण चौधरी ही कर रहे थे गांव के, और उनके जो लौंडे हैं, तमाम कहानियां आप देख लीजिए, प्रेमचंद से लेकर जितने भी लोगों ने लिखा है इस तरह से। तो ये वाली चीज़। फिर दूसरी एक चीज़ के जो हमारे आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी सर कह रहे हैं कि एक प्रतिपक्ष खड़ा कर देना, या फिर इस तरह की चीज़ें कि आप चूँकि सवर्णों ने दलित स्त्रियों का शोषण किया था, उसका बलात्कार किया था, तो अब जो कहानियाँ लोग लिख रहे हैं वो जस्ट इसके उल्टा, मतलब आप कहिए कि एक बदले की भावना को लेकर लिखा जा रहा है। हाँ, चाहे आप 3-4 कहानीकार का मैं नाम लूँगी जिन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, जैसे भीमसेन संतोष की कहानी ममता और समता, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी ग्रहण, सूरजपाल चौहान चेता का उपकार, चंद्रभान प्रसाद चमरिया मैया का साथ, चार कहानी। इसको बजरंग बिहारी तिवारी ने इन चारों कहानी, और अजय नामरिया की भी जो का उपन्यास या कहानियाँ जो आ रहे हैं उस पर भी, हालांकि उन्होंने इस तरह से चीज़ों को नहीं लिया है जितना कि इन 4 कहानियों में आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा लगता है कि एक जांच के नायिका सवर्ण स्त्री को बनाया, जानबूझ के सवर्ण स्त्री को नायिका बनाया गया है, और उसके द्वारा सवर्ण समाज, खासकर स्त्री की नैतिकता को डिफेम करने की कोशिश की गई है। तो ये जो बदले की भावना वाली बात है, चाहे आप सबाल्टर्न स्टडीज़ में भी देखिए, यूरोपियन उसमें, या फिर अपने यहाँ इंडियन कल्चर में, इंडियन उसमें कॉन्टेक्स्ट में भी जब आप देखेंगे इसको, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं, तो मेरा प्रश्न बजरंग बिहारी तिवारी सर से यह रहेगा
कि आप पहले तो दलित समाज लिख ही नहीं पा रहे थे। पहले आपको लग रहा था कि ये लोग तो कुछ नहीं, क्या छप्पड़ ढोना या छप्पड़ छाना या मैला ढोना और इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। जब इन्होंने धीरे धीरे कहानी लिखनी शुरू की तो अब आपको लग रहा है कि ये सारी कहानियाँ कहीं न कहीं बदले की भावना से प्रेरित होकर लिख रहे हैं। तो जैसे आपने लिखा, प्रेमचंद ने लिखा कफन के बारे में और धर्मवीर ने उनकी आलोचना की, हाँ, तो आपने दलित समाज का वैसा एक तरह से वो घृणित रूप ही है। मुझे नहीं लगता कि जो कफन में बुधिया और उस घिशु और माधव को दिखाया गया है एकदम उतनी निकृष्ट दलित होते हैं, है ना, मतलब कि उतना संवेदनाहीन और इस तरह के। तो फिर अगर धर्मवीर कह रहे हैं कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी प्रेमचंद, तब तो फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरह से। अगर कोई कविता लिख रहा है या कहानी लिख रहा है तो उसके घर परिवार में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कि चूँकि उनके यहाँ लिखने की परंपरा थी नहीं, उसके पहले वाली पीढ़ी तो पढ़ती ही नहीं, पढ़ते लिखते थे नहीं, कि उनके यहाँ डायरी लेखन या इस तरह की चीज़ें रही होंगी। उन्होंने अपने बूढ़े दादा से, दादियों से या माँ से इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी और कहीं ना कहीं उनके चेतना में बचपन से जो चीज़ें आ रही होगी, जो उन्होंने सुना होगा, उन्होंने कहानी में लिखा है। और इसमें जिस चारों कहानी की बात बजरंग बिहारी तिवारी सर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ये बदले की भावना वाली बात है। जैसे ममता और समता, ग्रहण, चमरिया मैया का साथ, इसमें जो है इस तरह की चमरिया मैया के साथ में एक चरवाहा को रख लिया जाता है। जो राजपूत फैमिली है, उसके यहाँ शायद पुरुष हैं, नपुंसक हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उनके यहाँ बेटा या बच्चा नहीं हो रहा है तो वो चरवाहा को रख रहा है कुछ दिन से। जैसे शादी होना शुरू होता है वो चरवाहा को रख लेता है। फिर जब उनके एक पीढ़ी के बच्चे हो जाते हैं, चरवाहा को हटा दिया जाता है। फिर दूसरी पीढ़ी की जब शादी होनी होती है तो किसी दलित को रखा जाता है। तो बाद में जो उसकी बेटी जो कि दिल्ली जाती है और वो सोशल स्टडीज़ वगैरह करती है, और तब उसको लगता है कि अरे, और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि शायद हमारे यहाँ इस तरह की समस्या पुरुषों में है। और केस स्टडी में फिर वो उस चरवाहे के घर जाती है और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रिवील करता है। तो आप इसको बदले की भावना कह रहे हैं। ऐसा हो भी तो सकता है कि ये सच हो, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? आप कहानी के तथ्य पे बात करते हैं कि कहानी किस तरह से लिखी गई है। कहानी में हो सकता है कि कहानी में बहुत सपाट बयानी हो, बहुत सपाट तरीके से कहानी लिख दी गई हो, लेकिन आप बदले की भावना वाली चीज़ ला रहे हैं। तो फिर इधर से भी एक चीज़ होगा, इधर से बदले की भावना, उधर से बदले की भावना। फिर आलोचना में तो जो एक दलित विमर्श, दलित स्त्री विमर्श या ओबीसी विमर्श जो आजकल हो रहा है, तो इसी तरह की चीज़ें बनती चली जाएंगी। जहाँ तक गांव की बात है, मुझे लगता है कि गांव में जो साइक्लिक ऑर्गेनिक एक सोसाइटी वाली जो बात है, वो शहर वाले समाज से वो अलग होता है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि जो शहर में शायद जिसके लिए जो चीज़ होना बहुत बड़ी बात होगी, गांव में सहज रूप से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो। आप प्रेमचंद की कहानियों को ले लीजिए, रेणु की कहानी, बाद में जाके गांव, अगर अंचल विशेष की कहानी को आप अच्छे से देखना चाहते हैं, दलित छोड़ दीजिए, रेणु की कहानियों में ही या उनके उपन्यास मैला आंचल में ही तमाम इस तरह के संबंध भरे पड़े हैं। नागार्जुन ने जो बलचनवा लिखा है उपन्यास, उसमें क्या है, इसी तरह की चीज़ें हैं ना। पहले दलित स्त्री की अगर शादी हो रही है तो उसको एक रात ठाकुर के यहाँ बिताना है। तो हो सकता है कि हमारी दूसरी पीढ़ी जो कि हम अपने चीज़ों को अब तो खैर ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं,
लेकिन 90 के दशक तक अगर आप ले लीजिए, जब ये कहानी वगैरह आई होगी, छपी है, तो उस समय तो रिकॉर्ड की उस तरह की व्यवस्था थी नहीं। अभी हम शायद जड़ों की ओर लौट रहे हैं एक तरह से। अगर हम पुरानी कविताओं को अपने अपने लोगों की कहानियों को, या मूल निवासी या जय भीम, इस तरह से जो साइट वगैरह जो बन रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने जड़ की तरफ लौट रहे हैं। ये चीज़ें सही भी हैं। ये आगे हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, खासकर जो शोध करेंगे, पश्चिम में ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन भारत में बहुत कम था। रिकॉर्डिंग की अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखने की चीज़ें बहुत कम है यहाँ। जो भी है वो वर्बली चल रहा है, लोक साहित्य में, लोक कथा में, फोक म्यूज़िक में चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें फोक म्यूज़िक में आपको मिल जाएंगे। स्त्रियाँ जो शादी में गाती हैं, जिस तरह से चीज़ें करती हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं, उठा सकते हैं। तो खैर, ये दलित और गैर दलित वाले मुद्दा पे मैं जो बोल रही थी कि वही दोनों जगह, जहाँ तक स्त्री की बात है, दोनों जगह स्त्रियों की शोषण, स्त्रियों की समस्या उसी तरह की है। डॉक्टर धर्मवीर कहते भी हैं कि जो दलित स्त्रियां हैं, या बड़े घर की स्त्रियां और दलित स्त्रियां भी, वो अजगर की तरह हैं। मतलब वो अपने पुरुषों को बस किसी तरह की आप कमाओ और हम राज करें, आपके पैसे पे राज करें। तो इस तरह की जो जहाँ सोच रहेगी, वहाँ स्त्रियों को समानता के उस पे कहाँ से आप देख पाएंगे। मतलब आपकी नज़र में ही जहाँ है कि ये जो स्त्री है, ये हमारे कमाए हुए पैसे पे खा रही है, अजगर बनी हुई है, तो फिर आप जब स्त्री को प्रमोट करने की बात होगी, उसकी शिक्षा की बात होगी, उसके सांस्कृतिक उत्थान की बात होगी, तो आप जहाँ अगर जाएंगे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में, और डॉक्टर धर्मवीर रहे भी हैं, तो फिर वो जब स्त्री की बात आएगी, स्त्री का कोई केस आएगा उनके पास, तो वो तो उसी विचारधारा से काम करेंगे ना। वहाँ पे वो एक दलित नहीं रह जाएंगे, वो उसी पुरुषवादी सत्ता के पोषक बने रहेंगे, उसी समाज के। तो खैर, जहाँ तक जुटान पे प्रतिरोध की संस्कृति और इस तरह की बात है, एकजुटता का सवाल, तो उस पे स्त्री को हम कहाँ देखते हैं। और आज के संदर्भ में अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि साहित्यिक और उस तरह से एकेडमिक अप्रोच में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, थोड़ा मोटा मोटी ही बात करूंगी। तो आज के संदर्भ में, कोरोना के समय, आप देखिए स्त्री की क्या समस्या है। स्त्री किस तरह से बाहर भी पिस रही है, घर में भी पिस रही है। निवेदिता मेनन से लेके तमाम लोगों ने, तमाम स्त्री विचारकों ने इस पे बात रखी है। मुझे लगता है कि सब जानते भी होंगे, फिर भी मुझे जो मेरी समझ बन रही है कि अभी कोरोना ने स्त्रियों को शहर से तो शहर में जो कामकाजी स्त्रियां थी, खासकर जो घर में नौकरानी का काम कर रही थी, मान लीजिए बेबी सीटर थी, या इसको कहते हैं फ्रंट डोर, वाइट कॉलर जॉब, इस तरह डेस्क पे जो काम कर रही हैं, इस तरह के भी सामान्य काम करने वाली स्त्रियां, जिसके भी जॉब पे सीधा असर कोरोना के कारण, लॉकडाउन या कह लीजिए उसके कारण पड़ा है। सामान्य मध्यवर्गीय स्त्री को ले लीजिए, जो कि घर की चारदीवारी में बंद होने को मजबूर है। जो बेबी सिटर है, या जो कामकाजी घर में काम करने वाली दीदियां हैं, उनका भी काम बंद है, क्योंकि कोरोना के डर से लोग उनको अपने घर बुला नहीं रहे हैं। तो जो एक दिन के खाना पे, एक दिन की कमाई पे जिनका घर चल रहा है, आप सोचिए कि उनको एक्स्ट्रा तो कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी थोड़ा बहुत मिलता है, अगर 10 घर का परिवार है, अमूमन 4-5 बच्चे रहते ही हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है दलितों में या निम्न मध्यवर्गीय घरों में, कि जो भी हम देखते हैं कामकाजी स्त्रियाँ हमारे यहाँ जो आती हैं काम करने के लिए, दीदियाँ या बेबी सिटर, उनसे जब भी आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा, तो
तो अमूमन सबके यहाँ ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उसका पति पीता रहा होगा, हाँ। और सब इस समस्या से सब ग्रसित हैं कि पीने के बाद वो उनकी पिटाई करता है। यहाँ भी दो चीज़ है, कोरोना ने दोनों की जॉब को जो जिस तरह से कमा रहे थे, खा रहे, डेली बेसिस जो रिक्शा चला रहे हैं, आप सोचिए लोग घर से निकल ही नहीं रहे हैं। कुछ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो लोग तो घर से निकल नहीं रहे हैं। तो रिक्शा वाले जो कि अभी तो खैर ये बैटरी वाला रिक्शा वगैरह आ गया है, तब ऐसे भी उस पर मार पड़ी हुई थी, फिर भी जो बेचारा उसी से कमा खा रहा था उसका घर किस तरह से चल रहा होगा, या उस घर की स्त्रियों की क्या दशा होगी। एक तो उसको जॉब नहीं, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, कमाई नहीं हो रहा है। दूसरा कि वो जो पाउच वगैरह पी के जो घर आता है तो फिर अपनी ही स्त्रियों को फिर वो पीटता है या जिस तरह से सेक्सुअल अब्यूज करता है, इस तरह की चीज़ें अभी आए दिन आम हो गई हैं। तो इस चीज़ पे भी मुझे लगता है कि जो भी सोशल वर्कर हैं, सोशल थिंकर हैं या NGOs हैं, मुझे लगता है कि इस चीज़ पे भी अभी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो वर्ग है ये अभी सबसे ज़्यादा पिस रहा है, समस्या आ रही है। और इस तरह की समस्या से जो घर के बच्चे होते हैं, आप समझिए उन पर क्या असर होता है, हाँ। हमारे यहाँ तो जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके यहाँ बच्चों में उस तरह की समस्या नहीं आएगी। जो क्या है कि उनके यहाँ हो सकता है कि बच्चे के लिए अलग रूम है, तो अगर माँ बाप में झगड़ा भी हो रहा है तो हो सकता है कि वो उससे अनअवेयर रहें। लेकिन एक रूम में जहाँ 5 बच्चे 6 जने 7 जने रह रहे हैं, वहाँ इस तरह की सेक्सुअल एब्यूज और मारपीट पी के मारना और इस तरह से चीज़ें, तो उनके दिमाग में उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किस तरह से पड़ रहा होगा, ये भी गौरतलब। मतलब इस चीज़ पे भी बात होनी चाहिए और ठोस बात होनी चाहिए कि इनके लिए क्या काम किया जा सकता है किसी भी मंच से, अगर हम करना चाहें या किसी NGOs के थ्रू ही। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मुझे लगा कि एक जो ऑनलाइन क्लास या जो ऑनलाइन हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, इस तरह से चीज़ें जो हो रही हैं, ये सही है कि अभी कोरोना के समय इसका समय का सदुपयोग हो रहा है। लेकिन जिसके यहाँ 1000 रुपये भी बहुत बड़ी आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारे यहाँ काम वाली आ रही हैं, वो बीच बीच में पैसे, कोरोना के समय तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वो बीच बीच में उनको पैसे चाहिए होता है, क्योंकि पैसे हैं नहीं, पैसे ख़त्म हो गया, खाने तक को नहीं हो रहा है। एक दिन वो खाना बना रही हैं तो वो 2 दिन, है ना। तो जिनके यहाँ 4 महीने का राशन आके जमा है, उसको इस तरह उसका दर्द नहीं समझ में आएगा। और जो हमेशा से लोगों का शोषण, जिन्होंने हमेशा लोगों का बेगारी ही करवाया है गांव में या शहर में भी, जो एक पूंजीपति और गांव के अभी जो ठाकुर कह लीजिए, चौधरी या जो भी लोग अभी मुखिया में, जिससे जो शोषणकारी व्यवस्था का निचला पायदान है, उनको वो चीज़ समझ में कहाँ से आएगा कि इसके यहाँ खाना बन रहा है या नहीं, क्योंकि उसको तो बेगारी कराने की आदत है। अगर वो 50 रुपये दे रहे हैं तो जब तक वो 200 रुपया का काम नहीं करवा लेते हैं तो उनका मन नहीं बढ़ता। और इनकी मजबूरी है कि इनको 50 रुपये चाहिए, और वो 50 रुपये के बदले वो 200 रुपया का काम करके जाते हैं। तो इस तरह का भी शोषण समाज में स्त्रियों का, पुरुषों का, दलित पुरुषों का हो रहा है। और साहित्य, कोरोना के समय जो स्त्री की बात है या इस पे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं सब प्रबुद्ध हैं और समझदार हैं। तो इस पर मेरी यही थिंकिंग थी। दूसरी बात, जो ऑनलाइन परीक्षा की, ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन पढ़ाई की बात मैं कर रही थी, ये भी बहुत बड़ी
और बहुत गंभीर समस्या है, जिसको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बात उठाया गया है। या छोटी जगहों पे मुझे लगता है कि यूजीसी जिस तरह से कह रही है कि प्रोसेस करवाएं, तो वही जो मैं बात बता रही थी कि जिसके यहाँ 1000 रुपया नहीं हो पा रहा है पूरे महीने का, वो कम से कम ऑनलाइन एक क्लास अटेंड करने के लिए जो मोबाइल की ज़रूरत होती है वो कम से कम 4 से 5,000 की होगी। 1000 में जिस परिवार का घर चल रहा है वो उस परिवार की शिक्षा के बारे में, और जहाँ मुझे लगता है कि मोर देन 40% लोग हमारे इसी तबके के हैं, गांव से लेके शहर में भी, जो शहर में रिक्शा चलाने वाले हैं, काम करने वाली दीदियां हैं, उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का क्या होगा अगर इसी तरह से कोरोना का समय चलता रहा। मुझे लगता है कि पूरा 2020 तो ख़त्म होने के कगार पे है, हम सितंबर में इन करने जा रहे हैं, और अगर 2021 तक भी टीका वगैरह नहीं आया तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके बच्चों का क्या होगा और उनके लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। या समाज के जो हम प्रबुद्ध वर्ग हैं, अगर हम पढ़ लिख लिए हैं, थोड़ी भी सोचने समझने की हमें शक्ति है और हम कुछ कर सकते हैं, जो एक पे बैक टू सोसाइटी वाली बात आती है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा उपाय मिल बैठ के मुझे लगता है कि करना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चों का भी हित हो। जो हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास अवेल कर पा रहे हैं हर महीने, उनका एग्ज़ाम भी हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, वीडियोस क्लासेस हो रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जिसके लिए कि जो गरीब तबका, जिसका कि सपना था कि उसका बच्चा अंग्रेज़ी में बात करे, ताकि या फिर वो गरीब आदमी जो अपने बच्चे को सोचता है कि हम एक शाम का खा के अपने बच्चे को आईएएस बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे। जो सुपर 30 में आप सुनते होंगे आनंद कुमार के यहाँ किस तरह के बच्चे आते हैं, किस पिछड़े हुए मतलब रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, मतलब मेधावी है, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसको उस तरह का चैनल नहीं मिल पा रहा है, उसको उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भी उनकी सहायता करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सप्रेस हो रहे हैं वो दलित वर्ग ही हो रहा है। आज कोरोना के समय में आप देखिए कि जो कचरा उठाते हैं, वो कचरा बीनने वाले जो बच्चे आ रहे, नगर पालिका किनसे काम करवा रही है। हम एक दिन पुराना कचरा हम हाथ से छू नहीं सकते हैं, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को वो भेज देते हैं कचरा उठाने के लिए। क्या कहा जाए, हमारे समाज में ही ऐसी चीज़ें आए दिन हो रही हैं और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। तो उनके लिए भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम छोटे बच्चे से इस तरह का काम नहीं करवाया जाए, या जो बुजुर्ग भी हैं एटलीस्ट उनको इतनी सुविधा दी जाए ताकि वो कचरा जो रॉटन होता है उसको हाथ से उनको ना छूना पड़े, उनके लिए ग्लव्स मुहैया हो, उनके लिए सैनिटाइज की व्यवस्था हो। हमारी जान की इतनी कीमत है और उनकी जान की कीमत नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं समाज में, उसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, और ये बदलाव तभी आएगा जब हम सब जाति के पड़े, वर्ग के पड़े, समुदाय के पड़े, या जो भी विवेदनकारी शक्तियाँ हैं उसके झांसे में ना आके हम सब जब एक होंगे तभी मुझे लगता है कि हम समाज के लिए, समाज के उस वर्ग के लिए कुछ काम कर पाएंगे एक साथ मिलकर। मुझे लगता है कि थोड़ा लेट भी हुआ है बोलने में, और बहुत ज़्यादा एकेडमिकली बोलना भी नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ों को वो थोड़ा बहुत मैंने रखा है, कोशिश किया है कि मैं रख पाऊँ। और रंजीत सर ने कुछ कविता पाठ करने के लिए भी कहा था, अगर उनकी अनुमति हो तो मैं 1-2 कविता अपना पढ़ सकती हूँ। अगर रंजीत सर सुन रहे हैं तो शायद कविता पाठ भी करना है इस पर।
साथियों, मुझे जैसा कहा गया था कि आपको अपनी बात भी रखनी है और कविता पाठ भी करना है। हालाँकि मैं अपने आप को बहुत कवित्री नहीं मानती उस तरह से। जी धन्यवाद सर। तो 1-2 कविता मैं पढ़ूँगी, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगे, फिर भी आप सुन सकते हैं चाहें तो। जी शुक्रिया सर। एक कविता है, मैंने अभी ही लिखा है यही कोरोना के समय में। जल से जल, जल ही जीवन है। जीवन हमारा जल में है साहब। जीवन जीवन हमारा जल में है साहब। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जल ही जल है। हम शरीर में अदृश्य पंख लिए पैदा होते हैं। हम हृदय में अदम्य साहस लिए पैदा होते हैं। हमारा ठिकाना है घर की टीन का छत, और कभी पेड़ पे चमगादड़ की तरह घर बसाते हुए। नीचे अथाह जल सागर, ऊपर अनंत आसमां हमारा घर है साहब। कौन पढ़ेगा 4G पे, हमें तो निवाला ही नसीब नहीं है साहब। कौन पढ़ेगा 4G पे, हमें तो निवाला ही नसीब नहीं है साहब। तुम कोरोना के डर से ऑक्सीमीटर मंगाते हो। ध्यान दीजिएगा, तुम कोरोना के डर से ऑक्सीमीटर मंगाते हो, हमारे पास तो थर्मामीटर भी नहीं है साहब। हम और आप एक कैसे हो सकते हैं? एक होने की जो कल्पना कहती है कि की जाती है समाज में कि सब एक हैं, हमारे सारे लोग एक हैं, तो हम लोग एक कैसे हो सकते हैं? मेरे बच्चे जिंदा रह लें इसी जद्दोजहद में हम हैं। आप ऑनलाइन AC में क्लास करवाते हो साहब, यह अटल सत्य है साहब। मेरे बच्चे जिंदा रहकर भी इसकी कीमत चुकाएंगे। मेरे बच्चे जिंदा रहकर भी इसकी कीमत चुकाएंगे, और आपके ही AC में पले बच्चे उनकी जान की कीमत लगाएंगे। एक कविता है और जिद। धूप अंधेरे और उजाले के बीच बहुत फर्क होता है साथी। धूप अंधेरे और उजाले के बीच बहुत फर्क होता है साथी। उतना ही फर्क होता है जितना कि तुम्हारे हाथ की चांदी की चम्मच और मेरे मिट्टी के। उतना ही फर्क होता है जितना कि तुम्हारे हाथ के चांदी के चम्मच और मेरे हाथ के मिट्टी के। चोट खाना, गिरना, घेरेबंदी में जकड़ जाना कुछ नया तो नहीं। चोट खाना, गिरना, घेरेबंदी में जकड़ जाना कुछ नया तो नहीं। तुम्हारे लिए जो पल भर में हासिल है, वो हमारे लिए सदियों की जकड़न से आज़ादी है। तुम्हारे मेरे बीच कुछ भी साम्य नहीं है साथी, ना तो रूप का, ना ही अंतर वस्तु का। तुम प्रमाणित हो, हमें हर दिन प्रमेय की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध करना होता है साथी। फिर भी एक जिद है जो कभी झुकने नहीं देती हमें। एक भरोसा है जो कभी रुकने नहीं देता है हमें। अगर कहेंगे तो और पढ़ूं, नहीं तो मैं छोड़ सकती हूँ। अगर ठीक लग रहा है तो और सुना सकती हूँ। एक कविता मैंने
AK पंकज सर आदिवासी जो चला रहे हैं चैनल, उस पर मैंने कविता पढ़ा था। शायद आप लोगों को अच्छा लगे, मैं पढ़ती हूँ, हालांकि पता नहीं, खैर। मजदूर, कविता का शीर्षक है मजदूर। आरपी द्विवेदी। कुछ भी नया नहीं है, कोई भी नया नहीं होता, हम हर चीज़ का अनुकरण ही करते हैं इसलिए नया क्या, इसमें कुछ। खैर, स्वागत है आपका। रेल की पटरी पर, सड़कों पर, गलियों में जो मजदूर चल रहे हैं, सो रहे हैं, वे सब के सब मजदूर हैं, खालिस मजदूर। उनकी ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म। किसी सड़क पर पैरों में छाले लिए हुए आपको तिवारी मिल जाएंगे, तो किसी रेल की पटरी पर लेटे हुए शमशेर या फिर कोई सिंह। जो राम रहीम कोयरी कुर्मी पहले थे, वो तो आज भी वही मजदूरी कर ही रहे हैं। हर रंग, हर जाति, हर समुदाय के लोग मिल रहे हैं। उनका दुख साझा है। उन्हें जल्दी से जल्दी अपनों के पास पहुंचना है। कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, किसी मंदिर ने अपने पट नहीं खोले इनके लिए। सुना था मैंने बचपन में, इन्हीं के बाप दादाओं ने न जाने कितनी ज़मीनें दान में दे दी थी। इन मंदिरों के निर्माण में न जाने कितना श्रम किया था इन्हें बनाने में। आज हम इन पर ताला लगाकर जिस मूर्ति को मास्क पहनाकर उनकी रक्षा कर रहे हैं, उस मूर्ति, उस क्रॉस, उस ध्वजा का निर्माण भी इन्हीं मजदूरों ने किया था। ये मजदूर खालिस मजदूर हैं। हम इन्हें समाज में बाभन, सिंह, गुआर, चमार, कोयरी कुर्मी में बांट रहे हैं। एक JNU पे मैंने कविता भी, छोटी सी कविता, एक कविता के एक किसी लड़के की कविता है, हम JNU के विद्यार्थी, इस पे मैंने एक लिखा है लड़कियों को लेके। पहली बार मैं ये पढ़ूंगी, शायद कुछ बन गई हो कविता जैसे। जो मैं कहना चाहती हूँ शायद आप तक पहुँच जाए तो बड़ी बात है। सुनिएगा। JNU की लड़कियाँ। हम JNU से पढ़ी लड़कियाँ जब सच बोलती हैं तो तिलमिला जाते हैं JNU से ही पढ़े लिखे कई लोग। हम JNU से पढ़ी लड़कियां जब सच बोलती हैं तो तिलमिला जाते हैं JNU से ही पढ़े लिखे कई लोग। हम JNU की लड़कियों ने बहुत नज़दीक से यहाँ की प्रगतिशीलता देखी और भोगी है। हम JNU की लड़कियां जानती हैं कि हमें भी सेंटीमीटर में ही हमारे साथी नापा करते रहे हैं। हम JNU से पढ़ी लड़कियां खूब जानती हैं कि कैसे हमारे जाते ही साली अहिरन और चमारिन हमें सुना के कह दिया जाता रहा है। हम JNU से पढ़ी लड़कियां जानती हैं कि फैब इंडिया के पीछे भी वही चालाकी छिपी है, वही सातिर दिमाग छिपा है जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु और एक खास समुदाय से जोड़कर देखने का आदी है। हम JNU से पढ़ी लड़कियां खूब जानती हैं एलीट वर्ग किसे कहते हैं, और यह कहीं और नहीं, रिंग रोड में ही हमने खूब सुना। शुक्रिया। मुझे लगता है कि 2-4 कविता मैंने सुना दी है, और भी कविताएं हैं। मैं कविता को लेके बहुत अपने आप को, कहीं मैं कविता छपने के लिए भेजती नहीं हूँ, इसलिए पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर अच्छा लगा होगा तो लिखिएगा,
बाकी आप लोगों ने मुझे सुना, जितने भी लोग हैं सुने, और कुछ मैं आप लोगों को कह पाई या मेरे कहे का कुछ भी लगा हो कि कुछ मैसेज जा पाया, तो ये मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। फिर से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। रंजीत सर का भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं यही कह के आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्रणाम।